हेलो एवरीवन, दिस इज शिफाली सिंगला एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ सेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कोल इंडिया के पेपर में पूछे जा सकते हैं। एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं और उसका लेवल भी कोल इंडिया के पेपर के लेवल जितना है। तो ये क्वेश्चंस घूम फिर के कहीं ना कहीं पे आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। सो आई कंसिडर दी सेट ऑफ क्वेश्चंस एज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप अपने पेपर में फेस कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 3 के अंदर किए थे। पार्ट 2 के अंदर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए थे कोल इंडिया के। पार्ट 1 के अंदर भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रहे सी स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग किस तरीके से डिफरेंट है फ्रॉम स्कैन इन दैट। स्कैन बेसिकली क्या पूछ रहे हैं, स्कैन और सी स्कैन में फर्क क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो निलेट साइंटिस्ट बी 2021 में पूछा गया था। तो सी स्कैन मीन सर्कुलर स्कैन। सर्कुलर स्कैन के अंदर क्या करते हैं, लास्ट ट्रैक पे जाने के बाद डिस्क के एंड पे जाने के बाद घूम के वापस बिगनिंग पे आता है और जब वापस घूम के बिगनिंग पे आता है तो रास्ते में जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको फुलफिल नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल if we have the track numbers like 0 and 199 तो it will be going in one direction। रास्ते में जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उन रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा और उसके बाद लास्ट ट्रैक से जब बिगिनिंग पे आता है तो कोई भी रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं करता। फिर उसके बाद सेम डायरेक्शन में जब मूव करेगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी सेटिस्फाइंग सम रिक्वेस्ट। उस टाइम पे ये रिक्वेस्ट को सर्विस देगा। तो यहाँ पे यही पूछा है हमसे कि सर्कुलर स्कैन और सिंपल स्कैन के बीच में क्या फर्क होता है। सर्कुलर स्कैन रिवर्सेस द डायरेक्शन एट ईच एंड, हर एंड पे जाके डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, नहीं। सो ये पॉइंट गलत हो गया। सर्कुलर स्कैन सर्व्स द रिक्वेस्ट ओनली इन वन डायरेक्शन। बिल्कुल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कौन सी डायरेक्शन दी है, दिस इज लाइक गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर से जब बाकी के रिक्वेस्ट को सर्विस देगा तब भी ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है। देन इट जम्प्स टू द एंड विदाउट सर्विसिंग। यहाँ पे जब एक एंड पे पहुंच गया तो दूसरे एंड पे जब जंप किया तो उस टाइम पे बीच में कोई भी सर्विस नहीं दे रहा। तो दिस सीम्स टू बी करेक्ट। दिस इज हाउ सर्कुलर स्कैन वर्क्स। सर्कुलर स्कैन इज स्लोअर देन स्कैन। ऑब्वियसली यहाँ पे हम स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं। सर्कुलर स्कैन रिक्वायर्स सॉर्टेड रिक्वेस्ट। क्यों, हमें सॉर्टिंग की जरूरत नहीं होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, इन यूनिक्स और लिनक्स एंड आइनोड स्टोर्स। आइनोड क्या स्टोर करती है। अगर मैं आइनोड की बात करूं तो ये हमारे पास एक तरीके का फाइल मेटा डेटा होता है। फाइल मेटा डेटा मींस जो फाइल नेम है उसके करेस्पॉन्डिंग आपके पास आइनोड मैपिंग के मतलब कहाँ पे स्टोर हो रहा है। सो इट स्टोर्स द परमिशन, साइज, टाइम स्टैम्प्स, ब्लॉक पॉइंटर्स, बट सिर्फ और सिर्फ फाइल नेम नहीं आता। ये ऑप्शंस में हमें क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ फाइल नेम सेव कर रहे हैं, ऑब्वियसली नॉट। यहाँ पे मैपिंग करेगा, किसकी मैपिंग करेगा, फाइल नेम। इट विल बी डूइंग द मैपिंग ऑफ द फाइल नेम विद द inode। बोथ फाइल नेम एंड फाइल डेटा inode में सेव नहीं होता। एक सिंपल सी टर्म समझो, यहाँ पे हमें एक टर्म दी हुई है मेटा डेटा। ये हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में भी टर्म यूज करते हैं। मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। तो यहाँ पे हम कोई इंफॉर्मेशन सेव करवा रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करवा रहे हैं, बट नॉट द कंप्लीट डेटा। तो सी 100% नहीं हो सकता। ओनली द फाइल्स डायरेक्टरी पाथ, ऑब्वियसली ये भी नहीं है करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ऑप्शन बी। तो यहाँ पे आप फोकस करेंगे कौन से कीवर्ड पे, दैट इज फाइल मेटा डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which file allocation method causes the most external fragmentation। external fragmentation और internal fragmentation के बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था पार्ट 3 के अंदर। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कब होती है, जब आपके पास फिक्स साइज ब्लॉक होता है एंड दैट इज एलोकेटेड टू सम प्रोसेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पानी का ग्लास दिया हुआ है। अब इस ग्लास के अंदर कुछ लिमिट तक मैं पानी डाल सकती हूँ। नाउ इफ आई हैव एडेड सम वाटर हियर और मैं सोचूं कि इसमें मैं कुछ और कंटेंट डाल दूं तो दैट वोंट वर्क, है ना।
तो अब क्योंकि ये ग्लास मैंने पानी के लिए रखा हुआ है, तो मैं इसमें और पानी तो ऐड कर सकती हूँ, बट आई कैन नॉट ऐड अदर आइटम. सिमिलरली अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी इज एलोकेटेड टू अ प्रोसेस. उस प्रोसेस से रिलेटेड कंटेंट तो सेव कर सकते हैं, बट किसी और प्रोसेस का कंटेंट ऐड नहीं कर सकता. सो इफ लेट्स से some memory, this much memory is allocated and process सिर्फ इतनी ही यूज कर रहे हैं, तो जो बाकी की स्पेस बची है वो क्या होगी? फ्री. बट दिस free space is allocated to some process which is not using the space. इसको हम बोलते हैं internal fragmentation. एक्सटर्नल क्या होता है? आपके पास एक बड़ा ब्लॉक है मेमोरी का, जितनी जितनी प्रोसेसेस को रिक्वायरमेंट है उतनी उतनी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, कुछ इंसर्शंस और डिलीशंस होंगी. P1, P2, P3, P4, something like this is there. And let us assume that the memory is 10 KB, memory is 35 KB. Here the memory is 20 KB. और यहाँ पे मैं 50 KB ले लेती हूँ, कुछ भी रैंडमली मैंने ले लिया. 4 प्रोसेसर्स को मेमोरी एलोकेट होगी. उसके बाद कुछ प्रोसेसर्स ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया एंड दे रिलीजेस द मेमोरी. ये मेमोरी अब फ्री होगी. दिस इज फ्री नाउ. Even this memory is also free. अब मेरे पास एक प्रोसेस आ रहा है, that is process P5 and that is demanding for the memory of size 30 KB. सिस्टम के अंदर 30 KB की फ्री मेमोरी अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है. 10 KB प्लस 20 KB, 30 KB की मेमोरी अवेलेबल है, बट स्टिल दिस कैन नॉट बी एलोकेटेड टू प्रोसेस P5. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस P5 है दैट इज डिमांडिंग फॉर कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, यानी कि 30 KB की कंटिन्यूअस मेमोरी चाहिए. अगर उसको पार्ट्स में चलेगा कि ठीक है 10 KB की कहीं और मिल गई, 20 KB की कहीं और मिल गई, तो कोई दिक्कत नहीं है. बट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है? कुछ मेमोरी ऐसी है जो किसी प्रोसेस को एलोकेटेड नहीं है. इनफ मेमोरी इज अवेलेबल बट स्टिल इट कैन नॉट बी एलोकेटेड टू सम अदर प्रोसेस. यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आ रही है? बिकॉज कंटिन्यूअस 30 KB की मेमोरी नहीं है. अगर सेपरेट चाहिए तो चलेगा. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आती क्यों है, कौन से एलोकेशन मेथड के कारण एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आती है. तो दैट इज बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस एलोकेशन. अगर रेंडम एलोकेशन चलेगी, जैसे हमने पेजिंग बोला था, सो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का सॉल्यूशन भी हमारे पास, दैट इज पेजिंग. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ऑप्शन ए. ठीक है. नेक्स्ट वन, यहां पे हमसे पूछ रहे हैं कि डायरेक्टरी इन अ फाइल सिस्टम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. डायरेक्ट फाइल सिस्टम के अंदर डायरेक्टरी को आप किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे? मैम फाइल सिस्टम के अंदर तो नहीं पता, बट हमने बचपन में कभी फोन डायरेक्टरी तो सुनी है. ठीक है, फोन डायरेक्टरी के साथ रिलेट करके देखो, इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं. फोन डायरेक्टरी क्या होती है? जहां पे आपके पास यू हैव अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ द पीपल और उन लोगों के साइमल्टेनियसली आपके पास नंबर होते हैं. पर्सन 1 विद द नंबर, पर्सन 2 विद द नंबर, पर्सन 3 विद द नंबर. तो यानी कि आपके पास काइंड ऑफ की वैल्यू पेयर बन गए, है ना. तो नाउ if I talk about a directory in a file system, this is best described as, so here we will be having the file with the file names. फाइल का नाम होगा और वो फाइल नेम या फाइल हमारे पास inode के अंदर कहां पे सेव हो रही है. सो स्पेशल फाइल कंटेनिंग द फाइल नेम्स एंड देयर inode रेफरेंसेस. जैसे हमने बोला कि एक पर्सन का नाम और उसके करेस्पॉन्डिंग उसका नंबर, तो उस तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं. This is only the memory only structure. Obviously, it has nothing to do with the directory. Process table entry का भी कोई लेना देना नहीं है. This is directory is a type of semaphore. Semaphores में हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा. Semaphores में we talked about the counting semaphores, binary semaphores, but there is nothing like directory. So undoubtedly correct answer for this question is it's option A. Now, I hope आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे. So these are pretty straightforward questions और कुछ questions आपको confusing लग सकते हैं, but ये questions किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी टाइप के questions आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, है ना.
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है. इन दिस न्यूमेरिकल इट इज सेइंग दैट indexed allocation and we are given with the block size. कितना block size दिए? 512 bytes. Pointer size is given as 4 bytes. यानी कि मेरे पास एक ब्लॉक दिया हुआ है something like this. एक ब्लॉक, इस ब्लॉक का साइज कितना है? 512 बाइट्स. और इस ब्लॉक के अंदर मैं पॉइंटर सेव करवा रही हूँ. पॉइंटर का साइज कितना है? दैट इज 4 बाइट्स. हमसे ये पूछ रहे हैं कि पर इंडेक्स ब्लॉक, एक ब्लॉक के अंदर कितने पॉइंटर्स हो सकते हैं. मुझे ब्लॉक का साइज पता है, पॉइंटर का साइज पता है. सो कैन वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ पॉइंटर्स पर इंडेक्स ब्लॉक? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं. तो दैट इज नथिंग बट ब्लॉक साइज डिवाइडेड बाय द पॉइंटर साइज. हमें दोनों चीजें दी हुई है, पॉइंटर पर इंडेक्स ब्लॉक. इंडेक्स ब्लॉक अगर मान लो यहां पे मुझे बनाना है 4 बाइट्स, एक पॉइंटर ले रहे हैं 4 बाइट्स 4 बाइट्स, तो ऐसे कितने पॉइंटर्स आएंगे? सो दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू ब्लॉक साइज डिवाइडेड बाय पॉइंटर साइज. दोनों वैल्यूज आपको दी हुई है, जस्ट पुट इट here and simplify it. Block size is given as 512 bytes. जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो हमेशा और हमेशा यूनिट्स का ध्यान दीजिए. यहाँ पे बाइट्स में दिया हुआ है, पॉइंटर साइज भी बाइट्स में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है. 4 बाइट्स, बाइट से बाइट्स कैंसिल हो गया. 512 को मैं 2 raised to power 9 लिख सकती हूँ. 4 is 2 raised to power 2, so this comes out to be 2 raised to power 7 which is equal to 128. इसका मतलब एक ब्लॉक के अंदर मैं 128 पॉइंटर्स को स्टोर करवा सकती हूँ. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ऑप्शन सी. होपफुली यहां तक आप सब लोग कंफर्टेबल होंगे. ओके फिर से डिस्क शेड्यूलिंग का क्वेश्चन आया. डिस्क शेड्यूलिंग के क्वेश्चन इस सेशन के अंदर, इस पार्ट के अंदर थोड़े से ज्यादा आएंगे. रीजन इज इससे पहले जो मैंने 3 पार्ट्स दिए हैं आपको, उनमें डिस्क शेड्यूलिंग कवर नहीं हुआ था. सो दैट्स व्हाई यू विल गेट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिस्क शेड्यूलिंग इन दिस वीडियो, ताकि क्वेश्चंस की हेल्प से आपका ये टॉपिक भी कवर हो जाए. अब हमें यहाँ पे क्या पूछ रहे? इट्स रिलेटेड टू स्कैन. स्कैन को हम एलिवेटर डिस्क शेड्यूलिंग भी बोलते हैं. इन स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग आफ्टर सर्विसिंग ऑल द रिक्वेस्ट इन वन डायरेक्शन, आर्म कहां पे जाता है? अभी हमने सी स्कैन और स्कैन का डिफरेंस डिस्कस किया था. 0 से अगर 199 तक है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स है, तो एक डायरेक्शन में कहां तक जाएगा? इट विल गो टिल द एंड ऑफ द ट्रैक. एक डायरेक्शन में सर्विस देगा. अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्कैन दिया हुआ है, मुझे सी स्कैन नहीं दिया हुआ. तो स्कैन के अंदर हमने फर्क क्या बोला था? इट विल गो टिल द एंड. सो आफ्टर सर्विसिंग ऑल द रिक्वेस्ट, मान लो लास्ट रिक्वेस्ट मेरे पास 188 पे आई थी. लास्ट रिक्वेस्ट के बाद ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा. आर्म विल गो टू द एंड, लास्ट ट्रैक तक जाएगा. अगर मेरे पास लुक होता तो वो 188 से टर्न ले लेता, बट अगर स्कैन है तो वो एंड तक जाएगा. लेट मी ड्रॉ हियर, क्योंकि ये भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. अगर मेरे पास लुक होता, यही सिनेरियो है, मेरे पास ट्रैक्स हैं 0 से लेकर 199 एंड लास्ट रिक्वेस्ट जो मेरे पास आ रही है दैट इज फॉर 188. एक ही डायरेक्शन में चलेगा, रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा इन वन डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी उनको फुलफिल करेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करता. अगर लुक है तो वो यहीं से टर्न ले लेगा. बट स्कैन के केस में क्या होता है? इट गोज टिल द लास्ट ट्रैक नंबर. ये भी है, चाहे कोई रिक्वेस्ट नहीं है, बट इट विल गो एंड स्कैन टिल द लास्ट ट्रैक नंबर, और उसके बाद लास्ट ट्रैक से फिर ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्कैन एंड लुक. सो यहाँ पे बोल रहे हैं आफ्टर सर्विसिंग ऑल द रिक्वेस्ट इन वन डायरेक्शन, द आर्म जम्प्स बैक टू द बिगनिंग. आर्म डायरेक्टली जंप बैक टू द बिगनिंग. किस केस में होता है? दैट इज इन केस ऑफ सी लुक, सर्कुलर लुक. Reverses the direction and service request on the way back. Next, stops
until the new request arrives. New request की वेट करेगा नहीं, always starts from the track 0. No. तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहा है? It will be going till the end, so it reverses the direction and serves the request on the way back. जब वापस आएगा तब रिक्वेस्ट फुलफिल करेगा. बिगनिंग पे तो डायरेक्टली जंप नहीं कर रहा, क्योंकि वापसी के टाइम पे भी तो रिक्वेस्ट फुलफिल करनी है, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है. स्टॉप नहीं करेगा, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ट्रैक 0, तो ये एंड की बात ही नहीं कर रहा. आप यहाँ पे ये जरूर बोल सकते हो कि इट गोज टिल एंड एंड देन फिर आपके पास जो ये पूरी लाइन आ रही है, रिवर्सेस द डायरेक्शन एंड सर्व्स द रिक्वेस्ट ऑन द वे बैक. तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गया हमारे पास स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का. नेक्स्ट क्वेश्चन, which disk scheduling algorithm can starvation for request at the disk end? इनमें से कौन सा डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिसके कारण स्टार्वेशन आ सकती है? स्टार्वेशन मींस कोई ऐसी रिक्वेस्ट जो बहुत लंबे टाइम तक वेट करेगी. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आ रही है उसी ऑर्डर में रिक्वेस्ट फुलफिल हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है स्टार्वेशन तो नहीं हो सकता. स्कैन के केस में एक डायरेक्शन में चलता जाएगा, फिर उसके बाद वापस आएगा, फिर जो रिक्वेस्ट है, सो एनी हाउ कभी ना कभी टर्न मिल जाएगी, कोई भी इनफाइनाइट वेटिंग टाइम में नहीं जा रहा, फिर वापस आएगा, सो इट विल सेटिस्फाइज द रिक्वेस्ट व्हाइल रिवर्सिंग बैक. तो इसमें भी स्टार्वेशन नहीं आएगा. सर्कुलर स्कैन में बस फर्क इतना है कि एंड टू एंड आएगा और उसके बाद रिक्वेस्ट फुलफिल करेगा, इसमें भी स्टार्वेशन नहीं आ सकता. शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में क्या करते हैं कि ट्रैक नंबर में डिफरेंस फाइंड करते हैं. जो भी पेंडिंग रिक्वेस्ट है उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी दो रिक्वेस्ट है जिनके अंदर सबसे कम ट्रैक मूवमेंट हो रही. ठीक है, अगर मान लो कम डिस्टेंस वाले ट्रैक से मुझे रिक्वेस्ट मिलती रहे, तो जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे ट्रैक है उस पे तो कभी जो हेड है वो कभी जाएगा ही नहीं. So that may result into starvation. So we can say that shortest seek time first results into starvation. So correct answer for this question is it's option D. तो छोटे छोटे की पॉइंट्स है जिनके बेसिस पे ये क्वेश्चंस बन रहे. नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. वैसे तो ये कोआ का पार्ट है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, बट स्टिल इट्स रिलेटेड टू मेमोरी. डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की कहानी क्या होती है? हमारे पास अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं तो मेजरली वी हैव 3 कंपोनेंट्स. वन इज द सीपीयू, जितनी भी प्रोसेसिंग करनी है ये मास्टर है ना, कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी पार्ट है कंप्यूटर का, सो दैट इज गाइडेड, दैट इज डायरेक्टेड बाय द सीपीयू. फॉर एग्जांपल आवर ह्यूमन बॉडी वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिग्नल्स व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय आवर ब्रेन. जो हमारा ब्रेन सिग्नल देता है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी काम करती है, तो उसी तरीके से सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है. अब मेजर कंपोनेंट में मुझे कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, तो दैट शुड बी अवेलेबल इन द मेन मेमोरी. सो अनदर मेजर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज द मेन मेमोरी. अब मेमोरी का साइज लिमिटेड होता है, वी कैन नॉट कीप एवरीथिंग इन द मेन मेमोरी. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बैकअप के लिए कुछ आईओ डिवाइसेस ले लेते हैं, आईओ डिस्क. अब 3 कंपोनेंट्स है, कौन किसको सिग्नल देगा, आपस में बातचीत करने के लिए सम कम्युनिकेशन मीडियम इज रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे हम कम्युनिकेशन मीडियम ले लेते हैं. सो हियर इज द कम्युनिकेशन मीडियम. ठीक है, सो इससे ये तीनों कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड है. अब पूरा का पूरा कंट्रोल सीपीयू के पास है. सीपीयू ने बोला कि मुझे कोई डेटा चाहिए, वो मेमोरी में देखेगा. अगर कोई ज्यादा डेटा चाहिए तो नीड टू ट्रांसफर दैट डेटा फ्रॉम आईओ टू द मेन मेमोरी, है ना. अब डायरेक्टली सीपीयू भाई आईओ के साथ क्यों नहीं इंटरेक्ट कर सकता? रीजन इज जो आईओ डिवाइसेस है इनकी स्पीड बहुत स्लो होती है एंड द सीपीयू इज द फास्टेस्ट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर. फास्टेस्ट, इसकी स्पीड भी फास्ट होती है, बट आईओ डिवाइसेस आर वेरी वेरी स्लो. तो अगर सीपीयू डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा आईओ डिवाइसेस के साथ तो स्पीड गैप बहुत ज्यादा आ जाएगा, सिस्टम की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, बिकॉज सीपीयू नीड्स टू वेट फॉर लॉन्गर टाइम. तो काफी टाइम उसका वेट में चला जाएगा. तो व्हाट इट इज डूइंग इज, हमारे पास यहाँ पे एक डीएमए इंटरफेस ले लेते. देयर इज अ डीएमए इंटरफेस. सो डीएमए इंटरफेस क्या करता है, यहाँ पे
डीएमए इंटरफेस के साथ एक बफर कलेक्टेड होता है। सो जो भी रिक्वेस्ट आई, वॉट एवर डेटा इज रिक्वायर्ड, सीपीयू बताएगा कि मुझे ये डेटा चाहिए, मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आईओ के पास रिक्वेस्ट आई, आईओ डेटा को प्रिपेयर करके इट विल बी पुटिंग द डेटा इन द बफर, इकट्ठा करते रहेगा अपनी स्पीड के साथ, इट विल बी कलेक्टिंग द डेटा, प्रिपेयरिंग द डेटा, वंस द डेटा इज प्रिपेयर्ड, अब क्या करेगा ये, नाउ इट नीड्स टू ट्रांसफर द डेटा टू द मेमोरी। अब पूरा का पूरा ये जो सिस्टम बस है, दैट इज द कम्युनिकेशन मीडियम, that is the system bus. System bus is under the control of the CPU, क्योंकि head तो यही है, this is the master of the system, whereas memory slave है, क्योंकि memory किसके instructions follow कर रही है, CPU के instructions, IO भी slave है, this is also following the instructions of the CPU। तो कंट्रोल ऑफ सिस्टम बस सीपीयू के पास है। अब बहुत सारा डेटा इट नीड्स टू ट्रांसफर टू द मेमोरी, तो अननेसेसरली सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, तो वहां पे हमारे पास एक मेथड आता है, दैट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या करता है, इट ट्रांसफर्स द डेटा फ्रॉम आईओ टू मेन मेमोरी विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीपीयू कुछ टाइम के लिए इस सिस्टम बस के कंट्रोल को रिलीज कर देते हैं, ताकि आईओ डायरेक्टली मेन मेमोरी के साथ कम्युनिकेट कर पाए। इसमें भी हमारे पास बहुत सारे मोड्स होते हैं, लाइक द बर्स्ट मोड, ब्लॉक मोड एंड सो ऑन, कि कितना डेटा सिर्फ जरूरी डेटा भेजेगा या एक ब्लॉक के डेटा को भेजेगा एंड सो ऑन। सो देर आर 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ डीएमए, बट अभी हमसे सिर्फ इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मींस आईओ डिवाइसेस आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द मेमोरी, डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सीपीयू, दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट। अगर आप ये पॉइंट पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब सीपीयू ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व होगा ही होगा, बिकॉज सीपीयू इज द मास्टर। So it allows the CPU to control each byte of transfer, that is direct memory access. No, it transfers the data between IO and memory. IO और memory के बीच में data को transfer कर रहा है without CPU intervention per byte. मतलब CPU को include नहीं कर रहा, बिल्कुल सही बात है। Manages the TLB entries. Obviously, it has nothing to do with DMA. Handles the keyboard interrupts only. That is also incorrect. So correct answer for this question is its option बी। एक और क्वेश्चन आया हमारे पास डीएमए का। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि कौन सा मोड है डीएमए का। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास टोटल 3 मोड होते हैं, बर्स्ट मोड, साइकिल स्टीलिंग मोड। तो इन डीएमए विच मोड अलाउज डीएमए टू टेक द बस वन ट्रांसफर एट अ टाइम एंड रिटर्न टू सीपीयू। यानी कि ये क्या कर रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बाइट का डेटा सेंड करेगा एंड और इट विल बी शेयरिंग द इंपॉर्टेंट डेटा, जितना जरूरी है बस उतना डेटा सेंड करेगा और वापस से ये किसको रिटर्न कर देगा, टू द सीपीयू। यानी कि कंट्रोल वापस किसके पास आ जाएगा, सीपीयू के पास। बर्स्ट मोड के अंदर क्या होता है, व्हेन फोर्सफुली वी आर सेंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम आईओ टू मेमोरी विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू, दैट इज द बर्स्ट मोड। साइकिल स्टीलिंग मोड का मतलब यह है कि अभी सीपीयू बिजी चल रहा है, तो सीपीयू सिस्टम बस को रिलीज करने के लिए रेडी नहीं है, बट मुझे इमरजेंसी है कि नहीं ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये तो अभी ही सेंड करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, विल बी गोइंग फॉर द साइकिल स्टीलिंग मोड। साइकिल स्टीलिंग मोड क्या बोलते हैं कि एक साइकिल को स्टील का मतलब होता है चुराना, एक साइकिल लेगा और उसमें पर्टिकुलर बाइट को ट्रांसफर कर देगा एंड वापस से जो कंट्रोल है वो सीपीयू के पास चला जाएगा। सो हियर इट इज आस्किंग दैट विच मोड अलाउज, कौन सा मोड है जो डीएमए को डीएमए की बस को लेता है टू ट्रांसफर वन बाइट एट अ टाइम और वापस उसके बाद सीपीयू पे चला जाएगा। सो दैट इज नथिंग बट इट इज ऑप्शन बी, दैट इज साइकिल स्टीलिंग मोड। बर्स्ट मोड नाम से समझ में आ रहा है, बर्स्ट मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज ट्रांसफर। ट्रांसपेरेंट मोड हमारे पास कोई मोड नहीं होता, ब्लॉक मोड में ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसफर कहते हैं, ऐसी कोई डिस्क्रिप्शन हमें नहीं दी। नेक्स्ट वन, टोटल डिस्क एक्सेस टाइम कंसिस्ट ऑफ। अगर मुझे टोटल डिस्क एक्सेस टाइम कैलकुलेट करना है तो उसमें क्या क्या है।
अब जब हम डिस्क की बात करते हैं तो डिस्क के ऊपर आपने नोटिस किया होगा वी हैव द ट्रैक्स, लेट मी ड्रॉ हियर, हमारे पास यहाँ पे कुछ ट्रैक्स बने हुए होते हैं। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सो देर आर द ट्रैक्स, है ना। इवन जब आप अपने सॉन्ग्स की लिस्ट को प्ले करते हो तो आप सेलेक्ट करते हो कि ट्रैक 1 पे है, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 10। तो अगर ट्रैक 10 है तो डायरेक्टली इट टेक्स यू टू ट्रैक 10। ट्रैक के ऊपर फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। यहाँ पे फर्दर हमारे पास किस में आता है, सेक्टर्स में। सो देर आर द सेक्टर्स, लेट मी कॉल दिस एज सेक्टर, ये एक सेक्टर है। And this complete one circle is representing the track. तो अगर मुझे कोई भी डेटा एक्सेस करना है तो सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि जो डेटा है वो कौन से ट्रैक पे आ रहे हैं। तो आई नीड टू मूव द रीड राइट हेड ऑन अ प्रॉपर ट्रैक। तो प्रॉपर ट्रैक पे ले जाने के लिए जो टाइम लगता है टू मूव द रीड राइट हेड टू टेक इट टू द पर्टिकुलर ट्रैक, दैट इज नोन एज द सीक टाइम। ट्रैक सेलेक्ट हो गया। अब एक ट्रैक के ऊपर वन ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेक्टर्स। अब मुझे ये देखना है कि मुझे कौन से सेक्टर के डेटा को रीड करना है। सो टू मूव द रीड राइट हेड, अब इसको सर्कुलर वे में रोटेट करेगा। दिस वाज फॉर ट्रैक, इट वाज मूविंग इट इन द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन। फिर उसके बाद जब सेक्टर में आएगा तो इट रोटेट्स द डिस्क। क्यों रोटेट करने हैं? क्योंकि रीड राइट हेड को मुझे पर्टिकुलर सेक्टर पे लेके जाना है। कितनी स्पीड के साथ रोटेट करेगा दैट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द रोटेशनल लेटेंसी। रोटेशनल लेटेंसी की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिकॉज हम हेड, रीड राइट हेड को पर्टिकुलर सेक्टर पे प्लेस करवा रहे हैं। यहाँ पे हमने पर्टिकुलर ट्रैक पे प्लेस करवाया था। Once the track and the sector is selected, for example, मेरा डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ। Now, actually the data transfer will take place और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? This depends on the transfer time. तो टोटल डिस्क एक्सेस टाइम कितना हो गया? सबसे पहले आपने ट्रैक को सेलेक्ट किया, फिर पर्टिकुलर ट्रैक से कौन से सेक्टर से डेटा को रीड करना है, एंड देन फाइनली यू विल बी ट्रांसफरिंग द डेटा। सो इट इज सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी प्लस ट्रांसफर टाइम। न्यूमेरिकल्स में आपने अगर सॉल्व किए हैं, वैसे आपके पेपर में पूछेंगे नहीं। रोटेशनल लेटेंसी अगर पूछा हो तो समटाइम्स दे विल गिव यू द टाइम टेकन फॉर वन रोटेशन। तो रोटेशनल लेटेंसी में वी हैव टू कंसिडर द टाइम ऑफ जस्ट द हाफ रोटेशन। सो एनीवेज, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the operating system serves as a software interface between the user and the, this is the definition based question of the operating system. Operating system के, this is the interface between the, जैसे मैं कंप्यूटर यूज कर रही हूँ, जैसे मैं सिस्टम को ऑन करती हूँ तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले रन करता है। तो उस केस में आप किसके थ्रू इंटरेक्ट करते हो? इफ आई एम यूजिंग एनी हार्डवेयर डिवाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू इंस्टॉल इट्स ड्राइवर्स। तो ड्राइवर्स इंस्टॉल करके क्या होगा? आई कैन इंटरेक्ट एज अ यूजर, आई कैन इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर ऑफ द सिस्टम। सो दिस इज सेइंग दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये निलेट साइंटिस्ट भी 2020 में डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें ये पूछा था कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है और ये इंटरफेस है किसके बीच में? यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में। सो क्लियरली द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ऑप्शन बी। इसमें तो कुछ भी नहीं था। दिस इज डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, बट फिर भी आप देख सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। Next question, this is on the basis of the threads. Kernel level threads and user level threads, दोनों को कंपेयर करने हैं, दोनों से रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, which statement is true. User level threads cannot share the code segment. User level threads
जो कोड होता है उसको शेयर नहीं कर सकते। जब हम थ्रेड्स की बात कर रहे हैं तो थ्रेड्स बनाते हैं इसलिए ताकि कोड शेयर हो पाए। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कर्नल लेवल थ्रेड्स कैन नॉट शेयर द कोड सेगमेंट। भाई कोड सेगमेंट शेयर नहीं करना तो थ्रेड्स का कोई मतलब ही नहीं है, ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। Context switching between the user level threads is faster than the kernel level threads. 100% the statement is true. क्यों सही है ये स्टेटमेंट? क्योंकि जो यूजर लेवल थ्रेड्स है दीज आर नॉट नोन एट द ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर लेवल पे होते हैं। तो दैट इज व्हाई दे हैव द लेस कंटेंट। अगर कंटेक्स्ट कम है तो ऑब्वियसली स्विचिंग टाइम भी कम होगा। सो कंटेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन द यूजर लेवल थ्रेड्स का टाइम कम लेगा तो ऑब्वियसली बात है स्पीड फास्ट हो जाएगी। सो दिस इज फास्टर देन द कर्नल लेवल थ्रेड्स। कर्नल लेवल थ्रेड्स आर ऑलवेज ब्लॉक्ड व्हेन वन थ्रेड calls a system call, ये user level threads में होता है। So this statement is also false. Correct answer for this question is it's option C. Next question. A system call is used by a user process. हम कोई system call use कर रहे हैं for a user process to request the service from the operating system. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट चाहिए। इट कॉजेज अ स्विच फ्रॉम यूजर मोड से कर्नल मोड पे स्विच करेगा, कर्नल मोड से यूजर मोड पे स्विच करेगा, रेडी टू रनिंग स्टेट पे जाएगा। रेडी टू रनिंग स्टेट तो डिस्पैच कर रहा है प्रोसेस को, तो ये कोई स्टेट शो नहीं कर रहा। यूजर प्रोसेस टू पेरेंट प्रोसेस कोई लेना देना नहीं। तो कायदे से ले देके कंफ्यूजन दो ऑप्शंस में आपको हो सकती थी कि यूजर मोड से कर्नल मोड पे जाएगा या कर्नल मोड से यूजर मोड पे जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज समझो, इसने क्या बोला कि हमने एक सिस्टम कॉल को यूज किया, कहाँ पे? इट इज यूज बाय अ यूजर प्रोसेस। तो इसका मतलब आपका जो प्रोग्राम है, रिक्वेस्ट जो जनरेट हुई वो कहां से हुई? दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द यूजर प्रोसेस। यूजर प्रोसेस ने जब एक सिस्टम कॉल जनरेट की तो यूजर प्रोसेस ने एक सिस्टम कॉल जनरेट की, तो इससे क्या आ गया? अब इस सिस्टम कॉल को सर्विस देनी है, तो जैसे सिस्टम कॉल जनरेट हुई, दिस इज प्रोवाइडिंग एन इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। इंटरप्ट मींस यहां पे ट्रैप आ गया। अब ये जो सिस्टम कॉल है इसको हैंडल कौन करेगा? ऑब्वियसली बात है ऑपरेटिंग सिस्टम इस सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करेगा। सो मूवमेंट क्या हो रही है? इट इज मूविंग फ्रॉम द यूजर मोड से कहां पे चला गया? दिस इज गोइंग टू द कर्नल मोड। सो ऑप्शन ए और बी में क्या बोल रहे हैं? कर्नल मोड टू यूजर मोड नहीं, सिस्टम कॉल यूजर प्रोसेस से आई, सो इट इज गोइंग फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड। दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन इसरो कंप्यूटर साइंस 2018। इसरो का क्वेश्चन है ना? चलिए, ये क्वेश्चन भी इसरो का है एंड दिस वाज आस्क्ड इन 2020। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे आ गया, results the maximum throughput for a given set of IO request। ये थोड़ा सा डिफरेंट है अभी क्वेश्चन। हमने डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में बात की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की, स्कैन, सर्कुलर स्कैन, लुक, सी लुक एंड शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। मैक्सिमम थ्रूपुट कब होगी? जब आसपास के रिक्वेस्ट मींस लेस नंबर ऑफ ट्रैक मूवमेंट्स विल बी देयर। तो इसका मतलब अगर पास में जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, जहां पे आपका रीड राइट हेड है, उसके नियर बाय जितनी भी रिक्वेस्ट है पहले आप उनको फुलफिल करवा रहे हो, तो उससे क्या होगा? कम टाइम में ज्यादा रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो पाएगी। सो दैट रिजल्ट्स इनटू मैक्सिमम थ्रूपुट। तो नियर बाय रिक्वेस्ट कौन से एल्गोरिथम में कंसिडर करते हैं? दैट इज इन द शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में तो अराइवल टाइम देखते हैं कि किस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आई थी, उसी ऑर्डर में रिक्वेस्ट फुलफिल होगी। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट के लिए डिस्टेंस देखते हैं। सर्कुलर स्कैन एंड लुक के अंदर मैक्सिमम थ्रूपुट में होती। कई बार एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दो आई हुई है, बट इट इज गोइंग टिल द एंड ऑल द वे फ्रॉम लेट्स से द थर्ड और द फिफ्थ ट्रैक नंबर टू द लास्ट ट्रैक, और उस डायरेक्शन में और कुछ आ ही नहीं रहा। तो उस केस में डेफिनेटली इट विल टेक मोर टाइम
टाइम ज्यादा ले रहे हैं तो थ्रूपुट अपने आप कम हो जाएगी। कोशिश करो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन डीआरडीओ। इससे पहले वाले जो 2-3 क्वेश्चंस हमने किए वो इसरो के थे। दिस इज ऑफ डीआरडीओ, जस्ट ट्राई। यहां पे बोल रहे हैं स्पूलिंग। स्पूलिंग का मतलब होता है व्हेन साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन इज अ फॉर्म ऑफ। स्पूलिंग किस टाइप की फॉर्म है? हमारे पास जितने भी डिवाइसेस होते हैं, हर डिवाइस की अपनी स्पीड होती है। तो स्पूलिंग क्या करता है? इट अलाउज बफरिंग ऑफ द डेटा। जैसे मैंने आईओ डीएमए के अंदर इंटरफेस यूज किया एंड देयर वाज अ बफर, ताकि आईओ डिवाइस अपनी स्पीड पे अपने इंडिपेंडेंटली डेटा को प्रिपेयर करे एंड इट कैन पुट द डेटा इन द बफर। उससे क्या होगा कि जो साइकिल्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो वेस्ट नहीं होंगे एंड इट विल प्रिपेयर द डेटा एंड पुट दैट इन द बफर। तो इससे एक प्रोसेस के पास इंडिपेंडेंस आ जाती है कि वो अपनी स्पीड से काम करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, दैट इज प्रिंट स्पूलिंग। प्रिंट स्पूलिंग बोल लो, स्पूलर बोल लो। तो प्रिंट स्पूलिंग और प्रिंटर स्पूलर में क्या होता है कि जिस सीक्वेंस में आपने प्रिंटर को रिक्वेस्ट दी है, उसी ऑर्डर में वो प्रिंट निकालता रहता है। आपने एक कमांड दी, लेट्स से मैंने फर्स्ट डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाया जिसके अंदर 100 पेजेस हैं। इन द मीन टाइम जब 100 पेजेस प्रिंट हो रहे हैं, उस टाइम के दौरान मैंने एक और फाइल को प्रिंट करने की कमांड दे दी विच इज हैविंग लाइक 50 पेजेस। फिर मैंने एक और कमांड दी जिसमें 70 पेजेस है। तो वो सारे की सारी रिक्वेस्ट किसमें चली जाती है? बफर के अंदर। तो वो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, प्रिंटर में जो स्पीड है कि कितने पेजेस प्रिंट कर सकता है इन अ मिनट, तो वो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग इट कीप्स ऑन प्रिंटिंग। तो जो भी आपकी रिक्वेस्ट जा रही है वो जाके एक बफर में इकट्ठी हो रही है। सो दैट इज नथिंग बट दैट इज स्पूलिंग। So simultaneous peripheral operations online, this is a form of buffering that allows the CPU as well as the IO devices, जैसे printer है हमारे पास, to operate। क्यों यूज करें? ताकि हर डिवाइस अपनी स्पीड से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर पाए। It is a form of disk defragmentation or cache replacement, obviously not. So correct answer for this question is it's option B. This was the question that was asked in UGC NET 2020। यहाँ पे डिस्क शेड्यूलिंग में दो एल्गोरिथम्स इसने लिए, लुक एंड स्कैन। दोनों में फर्क पूछ रहे हैं। मैंने डायग्राम बनाया था। लुक के केस में क्या करते हैं? लास्ट रिक्वेस्ट तक जाते हैं, लास्ट रिक्वेस्ट से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। स्कैन के केस में इट गोज टिल द लास्ट ट्रैक नंबर, बाउंड्री टू बाउंड्री चलते हैं, बाउंड्री तक जाते हैं। लुक के केस में बाउंड्री पे नहीं जाता है, जो लास्ट रिक्वेस्ट है वहीं से वापस हो जाएगा। सो लुक रिवर्सेस एट द एक्चुअल लास्ट रिक्वेस्ट। यही बोल रहे हैं हम, लुक के केस में लास्ट रिक्वेस्ट से वापस हो जाएगा एंड स्कैन के केस में इट विल बी गोइंग टिल द बाउंड्री। यही बोले। सो नॉट एट द डिस्क बाउंड्री। डिस्क बाउंड्री पे कौन जाता है? दैट इज द स्कैन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू लग रही है। ठीक है। लुक ओनली वर्क्स विद द स्टोर्ड क्यूज। नहीं, जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आ रही है उस ऑर्डर में लेगा, सिर्फ स्टोर्ड क्यूज नहीं लेता। लुक सर्व्स बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। एक डायरेक्शन में मूव करता है कब तक? जब तक उस पर्टिकुलर डायरेक्शन की आपको लास्ट रिक्वेस्ट नहीं मिल जाती। तो बोथ डायरेक्शन की वजह से गलत हो गया। लुक यूजेस सीक टाइम ओनली। नहीं, ये एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, सीक टाइम कंसिडर नहीं करता। सीक टाइम मीन्स नियरेस्ट ट्रैक नंबर। यहाँ पे नियरेस्ट ट्रैक नहीं देता, इट इज जस्ट मूविंग इन वन डायरेक्शन, नियरेस्ट ट्रैक, which is not correct. So correct answer for this question is it's option D. Next question. Circular scan disk scheduling differs from scan. Scan और circular scan में क्या फर्क है? Scan के केस में हमने ये बोला कि it goes till the boundary by satisfying the request. Scan के केस में क्या करेगा? Okay, I shouldn't draw it like this. ठीक है।
यहां पे मेरे पास ट्रैक नंबर्स दिए हुए हैं, लेट्स से इट्स 0 to 199. Track number is, let's say, 54, 67, 158 and 181. Okay. So it is moving from, let's assume that this is going in the direction of left to right. Left से शुरू हुआ. Currently the head is placed at the track number 54. 54 से शुरू हुआ, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इस रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा, इस रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा, इस रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा. 181 के बाद मेरे पास और कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही. क्योंकि स्कैन है तो ये बाउंड्री तक जाएगा, सो इट विल बी गोइंग टिल द बाउंड्री. और उसके बाद अगर मेरे पास यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल 33 के लिए रिक्वेस्ट है, सो हियर इट विल रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन एंड इट विल सेटिस्फाइज द रिक्वेस्ट. इस तरीके से चलते रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करते. दिस इज फॉर स्कैन. सर्कुलर स्कैन में क्या करते हैं, स्कैन की तरह ही चलेगा, बट फर्क कहां पे आएगा, जब डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो उस टाइम पे व्हाइल रिवर्सिंग द डायरेक्शन इट इज नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई एनी रिक्वेस्ट. यहाँ पे हमने 54 लिया था, 67, 158, 181, समथिंग लाइक दिस इज देयर, एंड हियर वी हैड टेकन 33, 16. तो सर्कुलर स्कैन के अंदर यहाँ पे मैंने 54 पे हेड कंसिडर किया था. फर्स्ट स्टेप तो सेम है, सेम डायरेक्शन में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. इट इज मूविंग हियर, इट इज मूविंग हियर, देन इट विल गो एंड चेक टिल द एंड. कोई रिक्वेस्ट नहीं मिली, यहां से डायरेक्शन चेंज करेगा. यहाँ पे भी डायरेक्शन चेंज कर रहा था, बट डायरेक्शन चेंज करते हुए रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है. यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं करेगा, बाउंड्री टू बाउंड्री जाएगा एंड देन again it will change its direction. Now it will satisfy the request of 16 and then 33. यानी कि यहाँ पे सारी रिक्वेस्ट मेरे पास एक ही डायरेक्शन में फुलफिल होंगी. यहाँ पे आपके पास जब रिवर्स करते हैं तो डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है इन केस ऑफ स्कैन. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्कैन एंड सर्कुलर स्कैन. इसी तरीके से लुक और सर्कुलर लुक में डिफरेंस होता है. सो यू शुड नो द डिफरेंसेस. डिफरेंसेस के बेसिस पे मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स क्वेश्चन फ्रेम करते हैं. तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, सर्कुलर स्कैन रिवर्सेस द डायरेक्शन एट ईच एंड. हर एंड पे अपनी डायरेक्शन को चेंज करते नहीं, हर एंड पे नहीं करते. सर्कुलर स्कैन सर्व्स द रिक्वेस्ट ओनली इन वन डायरेक्शन. आपने देखा यहाँ पे डायरेक्शन क्या थी, दिस वाज द डायरेक्शन. यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या है, इट इज लेफ्ट टू राइट. जबकि अगर मैं स्कैन की बात करूं, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन थी, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट हो गई. सो सर्कुलर स्कैन सर्व्स द रिक्वेस्ट ओनली इन वन डायरेक्शन एंड देन जंप्स टू द अदर एंड. एक डायरेक्शन में सर्विस करेगा, दूसरे एंड पे जंप करेगा विदाउट सर्विसिंग एनी रिक्वेस्ट. तो दिस इज 100% राइट. सर्कुलर स्कैन इज स्लोअर देन स्कैन. एक डायरेक्शन में मूव कर रहे, स्लोअर नहीं है. सर्कुलर स्कैन रिक्वायर्स सॉर्टेड रिक्वेस्ट ऑफ द क्यू. Obviously not. So we'll go with the option B for this question. Resource allocation graph, we have already discussed this under the deadlocks. तो क्या आंसर आएगा इसका, सोच के देखिए. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज यूज्ड फॉर. रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का मतलब क्या है कि कौन से प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स एलोकेटेड है, कौन सा प्रोसेस कौन से रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं. सो दैट इज the pictorial representation or diagrammatical representation of the resources and the processes. तो अगर मेरे पास सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेज हैं और साइकिल बन रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं कि डेडलॉक आएगा. अगर मेरे पास मल्टीपल इंस्टेंस रिसोर्सेज हैं तो साइकिल के बेसिस पे, सिर्फ साइकिल देखकर हम नहीं बोल सकते कि डेडलॉक आएगा या नहीं आएगा. वहां पे हम बैंकर्स एल्गोरिथम यूज करते हैं. सो मेमोरी एलोकेशन वर्चुअलाइजेशन के लिए हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यूज करते हैं. नहीं, ये कंप्लीटली डेडलॉक का कॉन्सेप्ट है. दिस इज नॉट फॉर द मेमोरी एलोकेशन विजुअलाइजेशन. इट्स द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेसेस एंड द रिसोर्सेज. ये डिटेक्ट करने के लिए क्यों डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ताकि हम डेडलॉक को डिटेक्ट कर पाए. आई एम सो सॉरी. So this seems to be correct.
सीपीयू स्केड्यूलिंग रिप्रेजेंटेशन के लिए आपके पास गैंट चार्ट बनता है. इट्स नॉट द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर के लिए भी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यूज नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन. The working set model in virtual memory is designed to. क्यों डिजाइन करते हैं वर्किंग सेट मॉडल? DRDO 20 का क्वेश्चन है. टू मिनिमाइज द पेज टेबल साइज. वर्किंग सेट मॉडल को पेज टेबल का साइज रिड्यूस करके क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वर्किंग सेट मॉडल में बेसिकली हम क्या शो कर रहे हैं कि जिस प्रोसेस को जो सेट ऑफ पेजेस चाहिए एक्टिवली यूज कर रहे हैं उनका ट्रैक रखो, उनको सिस्टम के अंदर फ्रेम के अंदर स्टोर करवा के रखो ताकि थ्रेशिंग कम हो. थ्रेशिंग होती क्यों है? व्हेन द सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड इन रिप्लेसिंग द पेजेस को इन एंड आउट कर रहे हैं, बट सीपीयू का टाइम सिर्फ और सिर्फ पेजेस को मेमोरी में लोड और रिमूव करवाने में यूज हो रहा है, बट इट्स नॉट परफॉर्मिंग एनी यूजफुल टास्क. तो वहां पे परफॉर्मेंस गिरनी शुरू हो जाती है. दैट इज द कॉज ऑफ थ्रेशिंग. So working set model in virtual memory is designed to prevent the thrashing by tracking the set of pages जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस एक्टिवली यूज कर रहे हो. तो अगर आप रिक्वायर्ड पेजेस का ट्रैक रख रहे हो, मेमोरी में उनको रख रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि थ्रेशिंग प्रिवेंट कर सकते हैं. रिप्लेसेस द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट. वर्किंग सेट मॉडल रिप्लेस करते हैं नहीं. एलिमिनेट्स द नीड ऑफ टीएलबी. ऑब्वियसली नॉट. TLB is just like कि मिनी वर्जन जिसको आप कैशे मेमोरी के अंदर स्टोर करवा रहे हो ताकि परफॉर्मेंस हर बार आपको पेज टेबल रेफर ना करना पड़े, बिकॉज पेज टेबल इज स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी और TLB को हमने कैशे में रखा हुआ है. कैपेसिटी का फर्क है तो ऑब्वियसली बात है कि स्पीड में फर्क आएगा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट वन. Least recently used first in first out optimal page replacement are applied to the string. आपको string दिया हुआ है with 3 frames. आपको बताना है कि इस particular sequence में कि कितने number of page faults होंगे. तो optimal page replacement I guess least recently used के तो हम पहले बहुत सारे questions कर चुके हैं. पार्ट 3 में भी आया था, पार्ट 2 में भी आया था, कोल इंडिया के प्रीवियस ईयर पेपर में भी आ चुका है. तो लेट अस स्टार्ट विद ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से काम करते हैं. ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट के लिए आई हैव टेकन द स्ट्रिंग 1 2 3 और लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर ताकि ज्यादा पार्ट कर पाए. 2 4 1 3 2 4 एंड 1. ठीक है. मैंने आपको शॉर्टकट तरीका क्या बताया था कि बेटा जितने फ्रेम्स होते हैं इनिशियली उतने तो पेज फॉल्ट्स आएंगे ही आएंगे. अब यहाँ पे 1 2 3 के लिए तो पेज फॉल्ट आएगा ही आएगा. 2 इज श्योरली अवेलेबल तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 अवेलेबल होगा. 3 फ्रेम्स आते हैं. नाउ ऑल द फ्रेम्स आर फुल. 4 इज नॉट अवेलेबल. पेज फॉल्ट आएगा. कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं? ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट. ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट लुक्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. कौन सा ऐसा पेज है इन द फ्यूचर में कौन सा पेज है जो लंबे टाइम तक यूज नहीं होने वाला? तो 1 तो इसके बाद ही कॉल में आ जाएगा, उसके बाद 3 भी कॉल में आएगा. 2 अभी कुछ टाइम के लिए यूज नहीं होगा तो 2 को रिप्लेस करवा दो. 1 अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है. 2 अवेलेबल नहीं. किसको रिप्लेस करवाएंगे? 4 तो नेक्स्ट यूज होगा तो 4 को रिप्लेस नहीं करवाऊंगी. उसके बाद मुझे पता है कि मैं 1 को यूज करने वाली हूँ, रिप्लेस नहीं करवाऊंगी. 3 को रिप्लेस करवा देते हैं. यानी कि इन फ्यूचर इस रिक्वेस्ट के बाद 3 कहीं पे भी यूज नहीं होने वाला. सो आई विल गेट दिस वन. कितने पेज फॉल्ट्स आए? 1 2 3 4 5. आपने देखा मैंने पूरा टेबल नहीं बनाया. जहां पे पेज फॉल्ट आ रहा है वहां पे एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग देखो कौन सा पेज रिप्लेस होगा एंड यू विल गेट द आंसर. सो अकॉर्डिंग टू ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट 5 पेज फॉल्ट्स विल बी देयर. ऑप्शन एलिमिनेशन कर लो अगर इस तरीके का क्वेश्चन है. पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने पे टाइम मत दो. गो फॉर द ऑप्शन एलिमिनेशन. 6 गलत है, 4 गलत है, 5 ठीक है. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिंपल कहानी है. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो इनमें से सबसे पहले आया उसको पहले बाहर कर दो. मैं लीस्ट रिसेंटली फिर से रिपीट कर रही हूँ. लीस्ट रिसेंटली से इसलिए स्टार्ट नहीं किया मैंने
आप किसी भी एल्गोरिथम से कर सकते हो, बट लीस्ट रिसेंटली के साथ ऑलरेडी हम 2-3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। 4-1 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसमें सबसे पहले मेरे पास पेज फॉल्ट किसके लिए आएगा, 1 2 3 के लिए तो आना ही आना है गारंटेडली, ठीक है। इसके लिए नहीं आएगा, सो 1 2 3 इसी ऑर्डर में आए थे। 1 सबसे पहले आया था। व्हाट आई डू इज आई इंसर्ट अ न्यू पेज फ्रॉम हियर और टॉप से बाहर करवा दें। इसका मतलब 1 सबसे पहले आया था, 1 के बाद 2 आया था, 2 के बाद 3 आया था। 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, कोई पेज फॉल्ट नहीं आया। 4 इज नॉट अवेलेबल, तो इनमें से किसी एक को बाहर निकालना पड़ेगा। एक तरीके का मैंने क्यू बनाया, तो 1 को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। देन 3 नया पेज कहां से इंसर्ट किया, फ्रॉम हियर। एक तरीके से आपने धक्का मार दिया, पुश। ओके, नाउ 1 इज नॉट अवेलेबल हियर, पेज फॉल्ट आ गया। पेज फॉल्ट आ गया तो 1 ने आके इसको पुश किया, सो विल गेट हियर 4 एंड 3। 3 is available, no page fault. 2 is not available, तो 2 पुश करेगा, कौन बाहर जाएगा, 4 1 and 2 3 बाहर हो गए। 4 and 1 both are available. कितने पेज फॉल्ट्स हुए, 1 2 3 4 5 6, so 6 पेज फॉल्ट्स आर देयर विद फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये भी गलत हो गया, दिस इज करेक्ट। बाकी और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। आप लीस्ट रिसेंटली यूज्ड के साथ भी चेक कर सकते हो। मुझे इस एग्जाम्पल की हेल्प से 2 चीजें आपको कन्वे करनी थी। पहली चीज, जब आपने एक एल्गोरिथम के साथ सॉल्व कर दिया तो उसके बेसिस पे ऑप्शंस एलिमिनेट करो। अगर मान लो यहाँ पे दोनों जगह पे 6 दिया होता तो फिर मुझे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के साथ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, फिर मैं सीधा लीस्ट रिसेंटली यूज्ड के साथ करती। आप लीस्ट रिसेंटली यूज से स्टार्ट कर सकते हो, बट इस सीरीज के अंदर जो आपके पास लेक्चर्स आए हैं उनमें क्योंकि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड के क्वेश्चंस हो चुके हैं, इसलिए मैंने दोबारा नहीं किया। आप ट्राई कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, thrashing occurs when? Thrashing कब आती है सिस्टम में? I guess we have talked about this earlier as well. इस टाइप का क्वेश्चन आया था जब आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज करते हो। अगर एक ही प्रोसेस है तो डेफिनेटली सीपीयू परफॉर्मेंस विल बी लेस, क्योंकि अगर उस प्रोसेस को कोई आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सीपीयू फ्री रहेगा। सो इन ऑर्डर टू इंप्रूव द सीपीयू परफॉर्मेंस वी इंक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स हम मेमोरी के अंदर और नए प्रोसेसेस को इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, ताकि अगर एक प्रोसेस कोई आईओ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है या वेटिंग स्टेट में है तो कोई और प्रोसेस सीपीयू पे शेड्यूल हो जाए। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। बट एक टाइम के बाद इतने सारे नए प्रोसेसेस आ जाते हैं, हर प्रोसेस के सारे पेजेस को आप मेन मेमोरी में लोड नहीं करवा सकते, बिकॉज सिस्टम की मेमोरी लिमिटेड है। सो आफ्टर सम टाइम्स परफॉर्मेंस डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मान लो प्रोसेस 1 के कुछ पेजेस है, प्रोसेस 2 के कुछ पेजेस है, प्रोसेस 3 के कुछ पेजेस है। जैसे ही मैंने किसी पेज को कॉल किया पर्टिकुलर प्रोसेस के, वो मुझे पेज मिला ही नहीं मेमोरी में। सो इट नीड्स टू सर्विस अ पेज फॉल्ट, वो मेन मेमोरी से लॉजिक एड्रेस स्पेस से लोड करवाएगा। तो प्रोसेस जो सीपीयू है दैट विल कीप ऑन डूइंग द स्वैप इन एंड स्वैप आउट। तो इससे सीपीयू परफॉर्मेंस डिग्रेड होनी शुरू होगी, कम होनी शुरू होगी। दिस इज थ्रैशिंग। तो थ्रैशिंग का मेन कारण क्या है कि आप जो पेज को एक्सेस करना चाह रहे हो वो पेज आपको मेमोरी में मिल ही नहीं रहा। दैट रिजल्ट्स इनटू हायर पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट क्या होता है, मैं कोई ऐसे पेज की रिक्वेस्ट भेज रही हूं जो पेज मेमोरी में अवेलेबल ही नहीं है। So on request, that page has to be loaded from the logical address space to the physical address space in the main memory, and then you can provide the service. So it have too much of the CPU time, obviously not. Frequently accessed pages are not in the main memory. That means there is a higher page fault. और डेफिनेटली ये आ सकता है अगर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज होती है तो पेज फॉल्ट का रेट बढ़ेगा। Are in the running state, are in the waiting state for the CPU. So correct answer is option B. This is on the basis of the definition of thrashing, and this question was asked in ISRO. Next question, in which page replacement algorithm is it possible for the page fault rate to increase even when the allocated frames increases? यानी कि ऐसा कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है
जिसमें नंबर ऑफ पेज फॉल्स बढ़ते हैं ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फ्रेम्स, जबकि कायदे से नंबर ऑफ फ्रेम्स जब बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ पेज फॉल्स कम होने चाहिए, क्योंकि एक टाइम पे आप ज्यादा पेजेस को स्टोर करवा पा रहे हो। बट हमारे पास इकलौता एल्गोरिथम ऐसा है, एक एल्गोरिथम ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ पेज फॉल्ट भी बढ़ जाता है, और इस सिचुएशन को बोलते हैं बिलेडीज अनोमली। ये कौन से एल्गोरिथम के अंदर आता है? दैट दिस अकर्स इन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अनोमली। बिलेडीज अनोमली के बेसिस पे क्वेश्चन होल इंडिया में पूछा जा सकता है। दिस इज अदर वे ऑफ आस्किंग द सेम कॉन्सेप्ट। घूम फिर के कहानी वही होती है, स्टोरी वही होती है, कॉन्सेप्ट वही होता है, क्वेश्चन को फ्रेम करने का तरीका अलग होता है। तो जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू सॉल्व एज मच एज यू कैन। अगर बाय एनी चांस कहीं पे कोई गलती आती है तो उसको एनालाइज कीजिए और उसको इन डेप्थ जानने की कोशिश करो कि क्या पूछा क्या था और आपने क्या गलत किया। ओके, डिड वी मार्क द करेक्ट आंसर? यस। Which of the following scheduling policy, यहाँ पे सीपीयू scheduling policy या सीपीयू scheduling algorithm की बात कर रहे हैं, is most suitable for the interactive system? इंटरैक्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सारे प्रोसेसेस को फेयर रिस्पॉन्स मिल रहा है। फेयर रिस्पॉन्स मीन्स कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसको ये लगे कि भाई मैं तो फालतू में ही आ गया, मुझे तो सर्विस ही नहीं मिल रही, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा। सो दैट इज द फेयर रिस्पॉन्स टाइम। वो किस केस में मिलते हैं? दैट इज इन केस ऑफ राउंड रॉबिन। क्यों? क्योंकि राउंड रॉबिन के केस में आपके पास एक फिक्स टाइम स्लॉट होता है। फिक्स्ड टाइम स्लॉट इज असाइंड टू एवरी प्रोसेस, जिसको हम टाइम क्वांटम बोलते हैं। हर प्रोसेस उतने ही टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेगा। अगर प्रोसेस को उससे ज्यादा बर्स्ट टाइम चाहिए, टाइम क्वांटम से ज्यादा बर्स्ट टाइम चाहिए, तो वो एक बार बाहर निकल के बाकी प्रोसेसेस को चांस देगा कि उनको भी कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिल जाए, उसके बाद दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो इट इज लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व विद अ फिक्स्ड टाइम स्लॉट, दैट इज टाइम क्वांटम। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या प्रॉब्लम थी? अगर स्टार्टिंग में हमारे पास कोई बड़ा प्रोसेस आ गया जिसमें बर्स्ट टाइम ज्यादा है, तो उस केस में बाकी के प्रोसेसर्स को लंबे टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा, तो रिस्पॉन्स टाइम उस केस में बढ़ जाता है। सो दैट इज द लिमिटेशन विद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के केस में तो हमारे पास स्टार्वेशन ही आ सकते हैं, क्योंकि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या करते हैं, जो प्रोसेस को कम बर्स्ट टाइम चाहिए पहले उसको स्केड्यूल करते हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट फॉर द इंटरैक्टिव सिस्टम्स। नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी, अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस आते जा रहे तो कभी भी आपके पास लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस के पास कंट्रोल जाएगा ही नहीं। तो this may also suffer from the starvation. So correct answer for this question is it's option C. So this is all about the fourth practice session on operating systems. और इसके next session से हम लोग बाकी subjects algorithms की बात करेंगे। So first of all, for every subject we will be covering the previous year questions जो कोल इंडिया में पूछे गए हैं। फिर हम कुछ practice questions करेंगे। फिर एक सेशन जो लास्ट सेशन में रखूंगी, I'll be taking the questions that have been asked in other exams which are of the similar level. कोल इंडिया के लेवल के ही क्वेश्चंस पूछते हैं, उस लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं जो आपके पेपर में अभी तक नहीं पूछे गए हैं, तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे। So this is all from my side. Thank you so much for watching this video and all the best for your preparation. Thank you.